नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, जिसको हम लोग लचर आयोग कहते थे, ये लचर आयोग ने अपनी लचरता को समाप्त करते हुए नई वैकेंसीज भी जारी कर दी हैं। अभी कल के ही दिन 26 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 से ज्यादा कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट्स के पदों की वैकेंसीज आ गई। अब इन सभी वैकेंसीज में आप लोगों के समझ केवल एक क्वेश्चन होगा कि आप पढ़ें कहाँ से, किस तरह से पढ़ें। तो वो पढ़ने के भी 3 स्टेज होते हैं। उन 3 स्टेजों को समझना। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए और ये थ्योरी होनी चाहिए आपकी टॉपिक वाइज। जैसे सपोज करते कौन कौन से टॉपिक, उनके टॉपिक वाइज थ्योरी होगी। जब आप थ्योरी पूरी तरह पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को करना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। क्योंकि जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो हमें 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, ए बी सी डी। 4 में से कौन सा सही है वही जवाब देना पड़ेगा। और इसके बाद थर्ड स्टेज में आता है जहां पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुल मिला के लगभग 3000 या 4000 के आसपास, मान लेते हैं 5000 क्वेश्चन होंगे। लास्ट ईयर के 5 से 6 साल तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिला के किए जाएंगे। तो ये तैयारी के इन 3 चरणों के क्रम में मैं दिव्यांश द एग्जाम्स अड्डा की ओर से आपकी किस तरह से मदद करेंगे, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। आपको सेशन तक आए हैं, पूरी वीडियो देखनी है, इसकी पीडीएफ मिलेगी और इस क्लास सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी, किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या टॉपिक्स आएंगे, उनके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्रम थ्योरी और टॉपिक के कौन कौन से होंगे। तो ये स्टैटिक जीके की क्लास डेली शाम 6 बजे होनी है। कब होगी? शाम 6 बजे। पीडीएफ कब मिलेगी? 6:30, जहां क्लास ओवर होगी 6:30 पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिलेगी। लिंक कहाँ मिलेगा वो सब बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से, क्योंकि हमारा पहला स्टेज होता है थ्योरी को पढ़ना। भारत में विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं, अमूर्त सूची के सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से, राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनसे संबंधित तथ्य कौन कौन से, पारंपरिक वेशभूषा, लोक कथा, लोक कला, वाद्य यंत्र, कठपुतली। कठपुतली जिसको हम लोग पपेट आर्ट भी बोलते हैं। पपेट आर्ट से क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं, पर हाँ पूछे जाते हैं। देखो स्टैटिक जीके में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी नजरों से बाहर जाए, और इससे हर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे त्योहार, मेले हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, नए वर्ष हो गए, नवरोज कब मनाया जाता है, उत्तराखंड का नववर्ष कब मनाया जाता है, उत्तरांचल का नववर्ष कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में नववर्ष कब मनाया जाता है। कुछ विशेष समुदाय होते हैं जो नववर्ष 1 जनवरी को ना मना के अलग अलग तिथियों में मनाए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो भारत का कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, उसमें भी नववर्ष की तिथि मार्च में स्टार्ट होती है। अब कब स्टार्ट होती है, पहला माह कौन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो थ्योरी, एमसीक्यू बेस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सभी की चर्चा होगी। फिर चर्चा करेंगे लेखकों के बारे में, पुरस्कारों के बारे में, संगठन के बारे में, वर्ष सप्ताह दिन। वर्ष सप्ताह दिन का मतलब क्या है? कई दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ माह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ वर्ष भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मिलेट आर्ट्स मतलब मोटे अनाजों के लिए कौन सा वर्ष चिन्हित किया गया था। यूनेस्को ने किस वर्ष को मिलेट आर्ट्स, मिलेट्स फ्लोर या मोटे अनाजों के लिए चिन्हित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स में। तो उसके बारे में क्वेश्चन चर्चा करेंगे। भारतीय शोध संस्थानों के बारे में, संग्रहालयों के बारे में, जीआई टैग के बारे में, अन्य देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास हो रहे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वार एक्सरसाइजेस बाद में चर्चा करेंगे। स्टेडियम, समाधि स्थल, प्रमुख मंदिर। ऐसे ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, नहीं इच्छा होती तो पीडीएफ तो मैं आपको पहुंचाऊंगा। जब पीडीएफ मिलेगी तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे जब पढ़े चाहे जैसे पढ़े। फिर चर्चा करेंगे गुप्तचर संस्थाओं के बारे में, एजेंसीज के बारे में, देशों के सरकारी दस्तावेज। जैसे पीला पत्र किस देश का सरकारी दस्तावेज है, व्हाइट पेपर कहाँ का है, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम का मतलब क्या है? प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पे चढ़ाई की हो, प्रथम महिला के नाम पे कोई अवार्ड्स, प्रथम पुरुष के नाम पे कोई अवार्ड्स। वैसे पिछले 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि महिलाओं से संबंधित या महिला सशक्तिकरण की वजह से जो प्रथम महिलाएं हुई उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, विश्व में प्रथम। इसी तरह से भारत में सबसे बड़ा लंबा ऊंचा, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, प्रमुख दर्रे, नदी किनारे, प्रमुख स्थल, झीलें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, प्रमुख जनजातियां, प्रमुख नदियां, प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख ग्लेशियर, भारत की प्रमुख नहरें। नहरों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? ऐसी योजनाएं जिनका निर्माण केवल विद्युत धारा के लिए नहीं। देखो जब कभी भी कोई डैम बनेगा, इस डैम से 2 चीजें निकाली जा सकती हैं। पहले कृषक योजना है या खेती हेतु सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है।
नदी के रास्ते को रोका जा सकता है, नदी को सही जगह उपयोग किया जा सकता है, इस पे बांध बना के बिजली बनाई जा सकती है, सड़क मार्ग का निर्माण किया जा सकता है, इस पे ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात पढ़ेंगे, परिवहन मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग। इनके साथ ही हमारा रहेगा जल मार्ग और भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के खनिज संसाधन, ऊर्जा उत्पादन, संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जनगणना के बारे में, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, शहरों के उपनाम, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला, प्रमुख नदियां, पठार व उनकी स्थितियों के बारे में, विश्व के मरुस्थल, स्थानीय पवने, घास के मैदान, नदी किनारे बसे प्रमुख नगर। हाँ, इसी के साथ हम लोग करेंगे नदियों किनारे बसे अंतरराष्ट्रीय शहरों के नाम भी। जो भारत के बाहर शहर हैं उनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मुझे याद है अच्छे से, नील नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, विक्टोरिया नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लंदन के किनारे कौन सी नदी बहती है या कौन सी जलधारा बहती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सागर है क्षीर सागर, उससे बारे में पूछा जाता है। लाल सागर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कवर करेंगे। महासागरीय गर्त, प्रमुख झीलें, जल डमरू मंडल, जल संधियां, प्रमुख नहरें, जनजातियां, औद्योगिक नगर। इनके बाद चर्चा करेंगे खनिज संसाधनों के बारे में, जल धाराओं के बारे में, प्रमुख द्वीपों के बारे में, भौगोलिक उपनामों के बारे में, प्रमुख देश, राजधानी व मुद्रा। अच्छा, अगर आपको इतना सेशन पसंद आया हो तो पहले तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, ये टॉपिक्स आपको पहले बताने का मतलब ये है ताकि हम भी एक माइंड मेकअप बना के चलें कि इसके बाद ये क्लास आएगी, ये क्लास आएगी, और आप उसी हिसाब से अपने डेली की, अपनी दैनिक दिनचर्या को निर्धारित कर सकें ताकि आप वहां तक उन सभी क्लासेस को ले सकें। फिर चर्चा करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, प्रमुख आंदोलन, वन्य जीव संस्थानों के बारे में, पर्यावरण पुरस्कारों की सूची, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, पर्यावरणीय सम्मेलन, रामसर स्थल, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व, स्वैच्छिक पर्यावरण व मानवीकरण संगठन, प्रमुख रोगों के बारे में, विटामिन के बारे में, विशेष पौधों के बारे में। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो मानव शरीर में रोगों के रोकथाम के लिए उपयुक्त हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब के क्रम में अगर आप कोई सिंगल टॉपिक छोड़ देते हैं, फिर होता क्या है, एग्जाम में उन्हीं से संबंधित एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और वो हमारे गलत हो जाते हैं। अब ना मैं एग्जामिनर हूं ना आप एग्जामिनर हैं कि आप बता सके कि कितना पढ़े। हाँ, ये कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ ही पढ़ डालते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे वनस्पति उत्पादों के रंग एवं कारण के बारे में, रुधिर वर्ग के बारे में, कृषि के प्रकार के बारे में, पादप कोश का जंतु कोश का में अंतर, प्रमुख शाखाओं के बारे में, वनस्पति व जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान से संबंधित आविष्कार, खोजकर्ता, मनुष्य के लिए आवश्यक मिनरल्स, प्रमुख एंजाइम्स के बारे में। प्रमुख एंजाइम्स, ये देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके के अंतर्गत कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं निर्धारित है, ना कोई विशेष निर्धारित है, बस ये हर एक एग्जाम्स के वन लाइनर क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके में पढ़ने पड़ते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथियों के बारे में, प्रमुख चिकित्सीय परीक्षण के बारे में, वैज्ञानिक नामों के बारे में, मूल राशियों के बारे में, एसआई पद्धति, अन्य राशियों के मात्रक, अदृश अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में, भौतिक प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, घातों के बारे में, घातों के नाम एवं प्रतीकों के बारे में, मापन की इकाई, वैज्ञानिक उपकरण, उनके प्रयोग, ऊर्जा का स्थानांतरण, रूपांतरण, भौतिकी के महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख आविष्कारों, अम्ल एवं उनके स्रोतों के बारे में, लवण के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी, पीएच मानों के बारे में, महत्वपूर्ण अयस्क, प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के बारे में, उनके अनुप्रयोगों के बारे में, प्रमुख रासायनिक पदार्थों के व्यापार एवं उनके व्यावसायिक नामों के बारे में एवं व्यापारिक नामों के बारे में। यहाँ पर लिख देने के साथ में वैज्ञानिक नाम के बारे में। ठीक है, अब वैज्ञानिक नाम व्यापारिक नाम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। जैसे सोडा को वैज्ञानिक नाम में अलग कहते हैं और वैसे सोडा भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो क्लासेस हैं, ये क्लास आपका सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे। सिलेक्शन के क्रम में रासायनिक सूत्रों के बारे में, महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में, इतिहास का विभाजन में हम लोग चर्चा करेंगे, वैदिक कालों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, संगम युग, प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। यहाँ पे इतिहास जो स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग डिटेल्ड नहीं करेंगे, केवल वो ना फैक्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, पूछे जाएंगे और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। चाहे आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके एग्जाम्स में ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारत की स्थापत्य कला के बारे में, स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, प्रमुख वंशज के बारे में, सल्तनत काल के बारे में, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, मुगल काल, मुगलकालीन प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख स्मारक, मराठा साम्राज्य, भारत में विशेष सूफी संतों के बारे में, महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के स्थापत्य। अच्छा, स्थापत्य कला से क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, स्थापत्य कला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए अदा करता है क्योंकि ये धन से संबंधित है।
जैसे अगर आप भारत के बारे में चर्चा करेंगे, भारत के एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे ज्यादा पर्यटन के रूप में जाना जाता है। और आगरा के मुख्य रूप से अर्निंग कहां से होती है? पर्यटन से। पर्यटन से क्यों होती? क्योंकि वहां पे लाल किला भी है, सॉरी वहां पे ताजमहल भी है, लाल किला तो दिल्ली में हो गया, ठीक है। और साथ में मुगल कालीन बहुत ज्यादा स्थापित है। जहां स्थापित है वो ऐतिहासिक प्लेस हो गया। ऐतिहासिक प्लेस की वजह से यूनेस्को में संरक्षित भी हो गया, और जब यूनेस्को में संरक्षित हो गया तो अंतरराष्ट्रीय उसकी मान्यता प्राप्त हो गई, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके बाद चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, विदेशी कंपनियों की स्थापना के बारे में, महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार, ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, वर्तमान समय में भू राजस्व व्यवस्था क्या है। तो भू राजस्व की जब भी हम संकल्पना करेंगे तो आधुनिक रूप में लैंड रिफॉर्मर को लेके क्या स्ट्रक्चर है उसी को ध्यान में रख के ही चर्चा करेंगे, वरना ये क्वेश्चन कभी समझ में ही नहीं आएगा कि भू राजस्व से संबंधित क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फिर चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के स्थल के बारे में, सामाजिक सुधारों के बारे में, कृषक मजदूर जनजातीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, महात्मा गांधी, आधुनिक भारत की पुस्तकें, विदेशी यात्रियों का विवरण, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के प्रमुख इतिहास के बारे में यहाँ पे पुस्तकें होंगी, ठीक है। प्रमुख युद्धों के बारे में, महत्वपूर्ण संधियों के बारे में, संवैधानिक विकास के बारे में, संविधान सभा का निर्माण समिति एवं उसके अध्यक्ष, स्रोत भाग के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अनुसूचियों के बारे में, अनुच्छेद, नए राज्यों का गठन, मूल अधिकार, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची, महान्यायवादी कैग के बारे में, संसद के बारे में, संसद के बाद सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर होती है एवं उनकी सूची कौन कौन से न्यायाधीशों द्वारा कौन कौन से मुख्य निर्णय दिए गए, उच्च न्यायालय एवं न्यायालयों की सूची, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज से संबंधित समितियां, वित्तीय आयोग, निर्वाचन आयोग, आपात उपबंध, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संवैधानिक पदों का वरीयताक्रम, वर्तमान मंत्रिमंडल की परिषद, उत्तर प्रदेश का मंत्रिपरिषद। देखो हम लोग यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक्स उत्तर प्रदेश से संबंधित ज्यादा पूछेंगे। भारत में नियोजन, नीति आयोग के बारे में, प्रमुख आर्थिक वक्र के बारे में, भारत में बैंकिंग, औद्योगिक विकास, महारत्न कंपनियां, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जिसको जीएसटी के रूप में भी जानते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद कृषि नीतियों के बारे में, वित्तीय संस्थाएं एवं प्रमुख योजनाएं। ये पूरा का पूरा हमारा क्रम रहेगा जो आपको स्टैटिक जीके के रूप में सिलेक्शन दिलाने का कार्य करेगा। अब इस फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज फीस के बैच में किस तरह से जुड़े, उसके लिए क्या करा है, लिंक चेक करिएगा। आपको 3 तरह के लिंक मिलेंगे। पहला लिंक मिलेगा द एग्जाम्स अड्डा के नाम पे। ये लिंक आप लोगों को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी न्यूज होती है, वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, टेलीग्राम ग्रुप भी होगा। सेकेंड आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सिलेक्शन बैच, जिसके अंतर्गत ये क्लास हो रही है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश आयोग के अंतर्गत सिलेक्शन बैच के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। हाँ, ये जानकारी द एग्जाम्स अड्डा में भी शेयर की जाएंगी। इसके बाद आपको तीसरा ग्रुप है जो है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 5512 का सिलेक्शन बैच। अगर आप 5512 में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पेट 2023 के तहत 2000 नए पदों में नहीं जाना चाहते, तब आपके लिए ये पद है, ये ग्रुप है। इसके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। जुड़ने से पहले कमेंट करिएगा क्या आप इस तरह की क्लास के लिए आतुर हैं, आपको ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे फालतू में 1 घंटे खड़े होकर बोलूँ, उससे अच्छा है कि अगर आपके मन की लगे तो ही इस क्लास को ली जाए। ये क्लास आज आपको मिल रही है शाम को ठीक 6 बजे। कल के दिन भी इसी टाइम पे होगी। आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ये वीडियोस यूट्यूब खुद आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये आपके काम की होगी, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, सेशन को यहीं तक रखते हैं।